नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव तेजी से बढ़ा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर। जी हाँ। मतलब हम देखेंगे कि हाल में हुआ क्या है, इसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है इस पर। बिल्कुल। एक बात जो मुझे काफी चौंका रही है वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। मतलब इसने दुनिया की सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम्स में से एक को सीधी चुनौती दे दी है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत हुई, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर, यहां तक कि तेहरान में भी हमले हुए। जी। और फिर ईरान का जवाब आया, और वो जवाब, जैसा आपने कहा, बहुत जबरदस्त था। हाँ, मतलब सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें या ड्रोन ही नहीं, इसमें फेता-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है। हाइपरसोनिक? अच्छा। हाँ, और संख्या देखिए, 400 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स दागा गया है। 400 से ज्यादा? जी। ये आंकड़ा ही अपने आप में दिखाता है कि ये टकराव किस लेवल पर पहुंच गया है। और इसने सीधे तौर पर इजराइल का जो मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग, उसको परखा है। हाँ, उनकी क्षमताओं की असली परीक्षा हुई है एक तरह से। बिल्कुल। और ईरान का ये भी दावा है कि उनकी कुछ मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में कामयाब भी रहीं। ये दावे कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? देखिए, ये दावे बहुत मायने रखते हैं। अगर इनमें सच्चाई है तो ये दिखाता है कि आक्रामक तकनीक, मतलब हमले की तकनीक, वो रक्षात्मक उपायों से शायद आगे निकल सकती है, कम से कम कुछ हद तक। भले ही इजरायली रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया हो, लेकिन अगर कुछ मिसाइलें भी निकल गई, कुछ का भी निकल जाना, तो मतलब चिंता की बात है। बिल्कुल। ये भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भी कोशिश है। सही बात है। ये तकनीकी और सामरिक पहलू तो है ही, लेकिन इसका सीधा असर तो आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मानवीय क्षति, उसकी क्या तस्वीर उभर रही है? तस्वीर काफी गंभीर है। देखिए, ईरान में रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 585 मौतें हुई हैं। 585? हाँ, और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओह। और दूसरी तरफ इजराइल में भी ईरानी हमलों से करीब 24 जानें गई हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है। हाँ, ये तो बहुत दुखद है। और इसके अलावा तेहरान जैसे शहरों से हजारों लोग भाग गए। हवाई हमलों की चेतावनियों के बाद डर और भ्रम का माहौल था। मतलब पलायन भी हुआ है? जी हाँ, बड़े पैमाने पर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये डर है, अनिश्चितता है, लोगों का घर छोड़ना। ये सब उस अस्थिरता को दिखाता है जिसने पूरे इलाके को जकड़ रखा है। और इस सब में अमेरिका की भूमिका, वो भी काफी अहम रही है ना? उन्होंने ईरानी मिसाइलों को रोकने में मदद की और अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है। हाँ, और यहीं पे मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। अमेरिका का हस्तक्षेप एक तरफ तो इजराइल को समर्थन देता है, बिल्कुल, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इससे संघर्ष के और फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। सही कहा। और ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है संयुक्त राष्ट्र में कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अच्छा, सीधी चेतावनी दी है? जी। ये दिखाता है कि तनाव कितना ज्यादा है। मतलब एक छोटी सी चूक भी स्थिति को बेकाबू कर सकती है। और बाकी दुनिया वो कैसे देख रही है इसे? बाकी दुनिया भी जाहिर है चिंतित है। चीन कह रहा है कि भाई तनाव कम करो, शांति रखो। ब्रिटेन ने इजराइल को समर्थन भेजा है, और जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, वो सब हाई अलर्ट पर हैं। जाहिर है, डर तो हो गई। बिल्कुल। ये वैश्विक प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया है। हर कोई अपने हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल होता होगा ऐसे हालात में। बहुत मुश्किल। और पड़ोसी देशों का हाई अलर्ट पर होना ये दिखाता है कि संघर्ष की आंच सीमाओं के पार महसूस की जा रही है, और इसके फैलने का डर बिल्कुल वास्तविक है। अब सवाल ये उठता है कि ये देश आगे क्या कदम उठाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये संघर्ष तेजी से बढ़ा, लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और आधुनिक रक्षा तकनीकों की भी एक तरह से कड़ी परीक्षा हुई है। सही। और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है मेरे ख्याल से। बताइए। जिस तरह से हमने इन एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का टेस्ट देखा है, और दूसरी तरफ उनको भेदने में सक्षम बताई जा रही आक्रामक तकनीकों का प्रदर्शन भी देखा है, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के युद्धों का स्वरूप कैसा होगा। मतलब ये तकनीक की होड़। हाँ, ये जो रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं के बीच की होड़ है, ये कैसे विकसित होगी? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, या कोई एक पक्ष निर्णायक बढ़त हासिल कर लेगा? ये सवाल मुझे लगता है आने वाले वक्त की सुरक्षा रणनीति